हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर अभिनय वशिष्ठ और हम कर रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे। 4 प्रिंसिपल्स थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। आज हम टेक्निक्स करेंगे। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये भी सर एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा गिवन है। ठीक है, सर एफ डब्ल्यू टेलर की टेक्निक्स हैं। किसने दी हैं? फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है, चलिए इन टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, वन बाय वन चलेंगे। सबसे पहले आता है, इसमें 8 टेक्निक्स हैं। सबसे पहले आती है फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या है, चलिए जानते हैं। फंक्शनल फॉरमैनशिप एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम काम को स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फंक्शनल फॉरमैनशिप में क्या किया जाता है, पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है उसको, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो ऐसा माना जाता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उन्हें प्लानिंग का काम ना दिया जाए। एफ डब्ल्यू टेलर का ये मानना था कि जो प्रोडक्शन वाले हैं, जो वर्कर्स हैं, वो सिर्फ प्रोडक्शन का काम करें, प्लानिंग का काम अलग डिपार्टमेंट करेगा। तो इसे 2 भागों में बांट दिया। उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी हुई। ठीक है, प्रोडक्शन और प्लानिंग की। ये देखिए, जो प्लानिंग इंचार्ज है, फैक्ट्री मैनेजर के पास 2 लोग हैं, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन वाले अपना प्रोडक्शन का काम करते रहेंगे, ठीक है, और प्लानिंग वाले प्लानिंग से रिलेटेड काम करेंगे। तो लोगों की स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम को बांट दिया जाता है, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल फॉरमैनशिप। जैसे प्लानिंग में इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये क्या काम करेगा? ये क्लर्क इंस्ट्रक्शंस देगा, किसे? बाकी लोगों को, बाकी जो वर्कर्स हैं उन्हें टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देगा। प्लानिंग में टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या काम है? ये व्यक्ति ये डिसाइड करेगा इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है। रूट क्लर्क एक रूट बनाएगा किसी भी काम को करने के लिए, कि ये काम इस प्रोसेस से होगा, पहले ये काम होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, स्टेप्स जो बताएगा उसे क्या कहेंगे हम, रूट क्लर्क। और एक होगा डिसिप्लिनेरियन, इसे डिसिप्लिन ऑफिसर भी बोलते हैं। ये ओवरऑल डिसिप्लिन मेंटेन रखेगा प्लानिंग के टाइम पे। क्लियर? तो ये तो था प्लानिंग इंचार्ज। दूसरा क्या है, प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग वाले जो लोग हैं उनको प्रोडक्शन नहीं संभालना, प्रोडक्शन वाले उनको प्लानिंग नहीं संभालना, दोनों का काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इसमें है स्पीड बॉस, जो काम की स्पीड को प्रोडक्शन के टाइम पे जो फैक्ट्री में ये देखेंगे कि ठीक स्पीड से काम हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहा कि 5 बंडल हमें आज प्रिपेयर करने हैं चीज के, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, कपड़ा मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में बन रहा है, तो ये माना जाएगा कि स्पीड बोस क्या इंश्योर करेगा कि स्पीड से काम हो रहा है या नहीं। अगर एक दिन में 5 बंडल बनते हैं और किसी दिन 2 बंडल बने हुए हैं, शाम होने वाली है, वर्कर्स का ऑफ होने वाला है, तो स्पीड बोस की वो जिम्मेदारी है कि स्पीड को ठीक से मेंटेन करे। ठीक है, और जो टारगेट है उसको अचीव कराए। ठीक है। गैंग बॉस होता है, ओवरऑल बॉस है। ठीक है, एक पूरे के पूरे गैंग का बॉस है, वो सारी डायरेक्शन इन्हें देगा, सारी चीजें अवेलेबल कराएगा टाइम पे, मशीन्स हैं, रॉ मटेरियल है, हर चीज के लिए वो जिम्मेदार है। रिपेयर बॉस, मान लीजिए कोई मशीन में कोई खराबी आ जाती है, कोई भी दिक्कत आ जाती है किसी भी चीज में, उसको रिपेयर कराने का काम किसका है, रिपेयर बॉस का। और एक आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कौन? जो इंस्पेक्ट करेगा कि जो प्रोडक्शन है वो ठीक से हुई है या नहीं। इन सब के नीचे वर्कर्स और आते हैं। ठीक है, इन क्लर्क्स के नीचे क्या होते हैं, वर्कर्स आते हैं। ठीक है, जो कि इनकी इंस्ट्रक्शंस मान के सारा काम कंप्लीट करते हैं। तो ये हमने पढ़ा फंक्शनल फॉरमैनशिप के बारे में, ये पहली टेक्निक थी। ठीक है। दूसरी टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखिए नाम से समझिए आप, स्टैंडर्ड्स, हर चीज के लिए स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए जाते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। एफ डब्ल्यू टेलर, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि एफ डब्ल्यू टेलर कौन थे, वो एक वर्कर थे यूएसए की मिडविल स्टील कंपनी में। तो एज वर्कर रहते हुए उन्होंने जाना कि क्या क्या कमियां हैं प्रोडक्शन में, फैक्ट्रीज में, मैनेजमेंट में, किस किस चीज की कमी है। तभी उन्होंने ये डेवलप किए प्रिंसिपल्स, ये टेक्निक्स डेवलप की। तो स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन से उनका क्या तात्पर्य है, क्या वो कहना चाहते हैं कि चीजों को सिंप्लीफाई रखो, कुछ स्टैंडर्ड सेट करो। जैसे मान लीजिए आप जूता खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट में, ठीक है, तो उसके जो साइज हैं वो स्पेसिफाइड है, 7 नंबर है, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। ये तो नहीं होगा सर 9.43 नंबर का मुझे जूता दे दीजिए, है ना। उससे क्या होगा, चीजें सिंप्लीफाई नहीं रहेंगी, स्टैंडर्ड्स नहीं रहेंगे। तो हर चीज के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई किए गए हैं। ठीक है,
मार्केट में कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए जाते हो तो क्या है, 500 ml में है, 1 लीटर में है, ठीक है, या फिर 2 लीटर में, ये तो नहीं होगा 786 ml के आपको दे रहे हैं, है ना। तो वो क्या है, वो सिंप्लीफिकेशन चीजों की इसमें होनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन refers to the process of setting standards for every business activity. It can be raw material, product, time, etc. और सिंप्लीफिकेशन क्या कहती है, अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की ना करें, ठीक है। 9.4 नंबर का जूता बनाने की आपको जरूरत नहीं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड टेक्निक हमारी आती है इसमें टाइम स्टडी। 4 तरह की स्टडी होती है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फटीग स्टडी। एक डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। उनसे पहले पढ़ते हैं हम थर्ड जो टेक्निक हमारे पास आती है वो है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है, देखिए, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड्स ईच अदर। जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स हैं, यानी कि जो लोग मैनेज कर रहे हैं, मैनेजर्स हैं टॉप लेवल पे, वो लोग और वर्कर्स, इनके बीच में रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। आप वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन करवाइए, मैनेजमेंट में कोई भी फैसले लेने हैं तो वर्कर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए उसमें, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे एक बूस्ट मिलता है, उनका मोरल बूस्ट होता है, एम्प्लॉइज और अच्छे से काम करेंगे मन लगा के, आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट उससे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मेंटल रिवॉल्यूशन डिमांड्स ए कंप्लीट चेंज इन द आउटलुक ऑफ बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। दोनों के पास एक सेंस होनी चाहिए टुगेदरनेस की, दोनों मिलके काम करें, कोऑपरेशन से काम करें, ठीक है। मेंटल रिवॉल्यूशन के बाद आता है हमारे पास टाइम स्टडी। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड जॉब। किसी भी काम, ये स्टडी का औचित्य क्या है, क्यों ये स्टडी की जाती है। टाइम स्टडी इसलिए की जाती है ताकि आप ये चीज इंश्योर कर सकें, इस चीज का पता लगा सकें किसी भी काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ठीक है। मान लीजिए आपको एक पेज लिखना है तो उस पेज को लिखने के लिए आपको 4 से 5 मिनट लगती हैं, ये मान लीजिए स्टैंडर्ड टाइम। अगर आप उससे ज्यादा लगा रहे हैं तो मैनेजर आपको आके ये कह सकता है कि आप एज ए वर्कर हमारे पास काम कर रहे हैं और आप स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम स्टडी क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करते हैं, ठीक है, ताकि जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो पता चल सके हमें कितने लोगों की जरूरत है, ये काम कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, कितने वर्कर्स की हमें जरूरत होगी, कितना टाइम लगेगा, कितनी लेबर कॉस्ट लगेगी। तो उन सब चीजों को डिटरमाइन करने में टाइम स्टडी हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है मेथड स्टडी। किसी भी काम को करने के लिए मेथड स्टडी क्यों की जाती है, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि सबसे बेस्ट मेथड को सेलेक्ट करना, बेस्ट वे टू डू द जॉब। किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो मान लीजिए एक काम को करने के 4 मेथड्स हैं, उन 4 मेथड्स में से बेस्ट मेथड को सेलेक्ट करना, जिससे आप जल्दी से जल्दी उस काम को कर पाओ और अच्छे से अच्छे तरीके से, चीपेस्ट वे में, सस्ते तरीके से आप उसको टारगेट को अचीव कर पाओ। ये मेथड स्टडी का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। मेथड स्टडी किस लिए की जाती है, ताकि 4-5 अवेलेबल मेथड्स में से आप बेस्ट मेथड को सेलेक्ट कर पाओ, ठीक है। वो 4-5 मैंने एग्जांपल के लिए बोला है, ऐसा मत समझना सर सिर्फ 4-5 मेथड में से ही हम सेलेक्ट करेंगे। वो आप कितने भी, जितने भी मेथड्स आपके पास अवेलेबल है उनमें से बेस्ट सेलेक्ट करना, ठीक है। वो क्या है, आपकी मेथड स्टडी। इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम लगेगी और क्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी, जिससे कंज्यूमर भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर, इसको बोलते हैं मेथड स्टडी। फिर आती है हमारी मोशन स्टडी। टाइम स्टडी पढ़ा, मेथड स्टडी पढ़ा, ठीक है। मोशन स्टडी क्या है, मान लीजिए किसी भी काम को करने में कुछ मोशंस करने पड़ रहे हैं, मोशन समझते हैं, ठीक है ना। मोशन क्या है, जब आप कोई भी मूवमेंट करते हो, ठीक है। इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर अंडरटेकन व्हाइल डूइंग ए टिपिकल जॉब। किसी भी काम को करते वक्त जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो भी मोशंस हो रहे हैं, तो मोशन स्टडी कीजिए। जो अननेसेसरी मोशन है, तो जिसकी जरूरत नहीं है, उन अननेसेसरी मूवमेंट्स को, उन मोशंस को एलिमिनेट करना मोशन स्टडी का उद्देश्य है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ऑन क्लोज एग्जामिनेशन इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट द मोशंस व्हिच आर प्रोडक्टिव, इंसिडेंटल एंड अनप्रोडक्टिव। कौन से मोशंस ऐसे हैं जो प्रोडक्टिव है, जिनसे फायदा होता है, और कौन से मोशन ऐसे हैं जो आप बिना बात के कर रहे हैं, ठीक है। आपके सामने गेट है, आप अगर घूम के जा रहे हैं कहीं और से, एक लंबा रास्ता आप चूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो अननेसेसरी मोशंस, ठीक है। तो अननेसेसरी इमोशंस को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करना हमारा मकसद है। मोशन स्टडी क्या करती है, जो अननेसेसरी इमोशंस हैं उसको एलिमिनेट करती है,
ठीक है। नेक्स्ट वन इज फटीग स्टडी। फटीग स्टडी क्या है? फटीग स्टडी में हम पढ़ते हैं, फटीग स्टडी का क्या मतलब है। फटीग का मतलब होता है थकान। कोई भी इंसान मशीन नहीं होता, ठीक है। एक वक्त के बाद उसे रेस्ट इंटरवल चाहिए, ठीक है। उसको आराम करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। फिजिकली और मेंटली लगातार अगर वो काम करता रहेगा वो थक जाएगा। तो जो रेस्ट इंटरवल है वो क्या करेगा, दोबारा से उसको स्टेमिना रीगेन करने में और दोबारा से काम करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा। आप लोगों को संडे को ऑफ मिलता है ना, चाहे स्टूडेंट्स हों चाहे टीचर्स हों, या जो भी लोग मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, बड़े स्टूडेंट्स हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, सीए के स्टूडेंट्स हैं। फटीग स्टडी क्या है? फटीग स्टडी, आप जब लगातार किसी भी काम को कर रहे हैं, उस काम को करते वक्त बीच में आपको ब्रेक चाहिए। तो फटीग स्टडी ये देखता है कि कितने टाइम के बाद किसी व्यक्ति को रेस्ट चाहिए, वो इंटरवल कितने टाइम के बाद चाहिए, दैट इज कॉल्ड फटीग स्टडी, ठीक है। दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये किस लिए है? टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग ए टास्क। किसी भी काम को पूरा करने के लिए जो आपको रेस्ट इंटरवल चाहिए वो क्या है, कहां से पता चलेंगे आपको? फैटीग स्टडी से, ठीक है जी। तो हमने टाइम स्टडी पढ़ा, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी और फैटीग स्टडी। लास्ट में हमारे पास आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ाया जाता है बीकॉम की बुक्स में, आगे सीए में पढ़ाया जाएगा कि टेलर का डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम क्या है, ठीक है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या? टेलर वाज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पीस वेज सिस्टम, ठीक है। उसने एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स में डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा किया। इन सबकी सैलरी अगर आप सेम फिक्स कर देंगे तो कोई भी ज्यादा मन लगा के काम नहीं करेगा, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। तो टेलर ने क्या कहा कि डिफरेंशियल वेज सिस्टम रखो, कि कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर 1 घंटे में 5 प्रोडक्ट्स बनाता है तो उसे 20 रुपए पर आवर हम पे करेंगे, ठीक है। टोटल कितना मिला? 100। और ये कहा कि 5 से ज्यादा अगर कोई बनाता है तो उसे 25 रुपए पर यूनिट पे करेंगे हम, ठीक है। 25 रुपीज पर यूनिट या पर आवर, जो भी गिवन होगा। वैसे तो यूनिट के अकॉर्डिंग है, पहले मैं शायद आर बोल गया उसमें। मान लीजिए अगर 5 यूनिट बनाता है तो पर यूनिट कितना पे करेंगे हम? 20 रुपीज। और 5 से ज्यादा अगर बनाता, मान लीजिए 7 यूनिट्स बनाता है तो 25 रुपीज पर यूनिट हम उसे पे करेंगे। तो वो क्या है? 25 इंटू 7, 175। तो टेलर ने क्या कहा, जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उन्हें पेमेंट ज्यादा करो, ठीक है, उनके पर यूनिट पेमेंट बढ़ा दो, ठीक है, जिससे वो और मन लगा के काम करेंगे, ठीक है। जो लोग ज्यादा काम करने वाले हैं, फेयर काम करते हैं, तो उनको, उनके लिए कंपनसेशन सिस्टम है ये, ठीक है, उनको पेमेंट ज्यादा होगी। क्लियर? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में टेलर ने क्या बताया, जो लोग एफिशिएंट हैं, जो लोग ज्यादा काम करते हैं, उनको पेमेंट ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा रेट से होनी चाहिए, उनका वेज रेट अलग है, ठीक है। बाकी का पेमेंट आप नॉर्मल रूप से कर सकते हैं। तो आज हमने ये टेक्निक्स पढ़ी कुछ, ठीक है। ये सारी की सारी टेक्निक्स थी, साइंटिफिक टेक्निक्स। फंक्शनल फॉर्मैनशिप पढ़ा, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फैटीग स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, मेंटल रिवॉल्यूशन और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम बाय टेलर। आई होप आपको सारी टेक्निक समझ में आ गई होंगी। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।